हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, ये रैंडम वेरिएबल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मिक्स क्वेश्चन है। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है रैंडम वेरिएबल को रिलेट करके। एक बार ट्राई करो, फिर सिखाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सबसे पहले बताओ के कैसे निकलेगा? जल्दी से, के की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर समीशन 1 के बराबर होगा। इन सबका सम, आपका प्रोबेबिलिटी का टोटल सम आपका 1 के बराबर आ जाएगा। सॉरी, k प्लस 2k प्लस 4k प्लस 6k प्लस 8k इक्वल टू 1। कितना आ रहा है ये? यहाँ से k कितना आ रहा है? 121। ओके, सो k की वैल्यू आ गई 1/21। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये बताया था समेशन ऑफ पी सबका समेशन कितना होना चाहिए? टोटल समेशन 1। अब जो पूछा है ना, उस पर ध्यान देते हैं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 1 से 4 गिवन दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना दिया। तो अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सोचो कि मान लो ये इवेंट ए है आपका, ये ए आ रहा है, ये मान लो बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है पी ऑफ ए बाई बी का? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूमरेटर में तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। अच्छा, इंटरसेक्शन में बताओ क्या क्या आ जाएगा? ये बोल रहा है 1 से 4 के बीच में, ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 से 4 में क्या क्या आएगा? जब 1 से 2 तक। 1 से 4 के बीच में कौन कौन सी नंबर आ रही है? 2, 3, ये तो आएंगे। और लेस देन इक्वल टू 2 में क्या क्या आ रहा है? 1, 0, 1, 2, है ना? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछा क्या था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 2। 2 अकेला 2 ही आएगा। देखो ज्यादा टफ नहीं है, दिखने में टफ था क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या था? सिंपल, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2 डिवाइडेड बाय पी ऑफ लेस देन इक्वल टू। अब अच्छा, लेस देन इक्वल टू 2 में क्या क्या आ जाएगा? 0, 1 और 2 तीनों। यस 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 सर। क्या आंसर आ रहा है? वैल्यू पुट अप करो, जल्दी से बताओ। सर 4/5। हाँ, यहाँ पे के निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक के भी कैंसिल हो जाएगा, है ना? p इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है? 4k, और नीचे क्या क्या आ जाएगा? k प्लस 2k प्लस 4k, है ना? चेक करना, 4/7 आ रहा है क्या? यस सर। यस यस सर। 4/7। के भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, के अपने आप ही कैंसिल। अब देखो, जेई मेंस 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन और भी आए हुए हैं। मैंने सिर्फ एक ही वेराइटी आपकी वर्कशीट में ली थी, लेकिन इस वेराइटी के और भी बहुत क्वेश्चंस हैं जो जेई में पूछे गए। लेकिन क्या टफ है? कर सकते हो कि नहीं? यस सर। ठीक है। चलो, एक 2025 का एक वेराइटी और मैं आपको करा देता हूँ, ताकि फिर हम अगला टॉपिक बर्नौली है, आखिरी टॉपिक है, वो क्या ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलो, ये ध्यान रखना, रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन कभी आते हैं, जो हमने पिछली कल वाली क्लास में सीखा था।
उसी के बेसिस पे कर। एक क्वेश्चन और 2025 में आया हुआ था, वो भी ट्राई कर लेते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से। अब देखो 2025 फंडामेंटल पे बेस्ड है। अगर जिसने एनसीईआरटी भी करी होगी तो भी वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तो मैंने आपको कहा था फंडामेंटल हर चैप्टर का करके जाओ, क्लियर करना आसान है। मतलब जेई स्मार्टली प्रिपरेशन करोगे तो हो जाएगी क्लियर। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल फॉलोज अ हेड। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी? सर 0 से 3। 0 1 सोचो। इनपुट को देख देख के सोचो। सर 4 नहीं, एक्स की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी होगी ये पूछ रहा हूँ। सर 0 1 सर 0 और 1। देखते चलो। नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल फॉलोज अ हेड। फर्स्ट वाले केस में कितनी बार हो रहा है? टेल हेड को कितनी बार फॉलो कर रहा है? बोलो। आपको मतलब समझना फॉलो का सर मतलब एक क्या बार। होता है? हाँ, एक बार समझ में आ रहा है। फॉलो का मतलब क्या होता है? सब लोग सोचो, देखो यही तो मेन था एक्चुअली, इसके आगे पूरा क्वेश्चन है। एक बार वो सोचो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आएगी। फॉलो मतलब उसके पीछे है, मतलब हाँ। सोचो, दिमाग लगाओ। मेन यही है, आपको एक्स एक्स ही ढंग से अगर एक्स में गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा।
एक सेकंड, गला खराब हो। नंबर ऑफ टाइम्स a tail follows a head मतलब टेल आगे चाहिए कि हेड आगे चाहिए, मतलब सर हेड आगे चाहिए। सर हेड आगे चाहिए। ये वाला चाहिए आपको, ये वाला कौन फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? सर टी फॉलो कर रहा है। ये फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे टी हेड को फॉलो कर रहा है, यस है सर। ना? यस सर। ये चाहिए ना आपको, ये थोड़ी। तो फर्स्ट वाले केस में मतलब बेसिकली आपको ये देखना टी के बाद एच देखना है, टी के बाद क्या देखना है, एच। तो यहाँ पे टी के बाद कोई एच आ रहा है क्या? नो सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे तो है ही नहीं कुछ, यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। यहाँ पे 1। सर 1। यहाँ पे 0। टी के बाद कोई एच आ रहा है क्या? नहीं। नो सर। यहाँ पे टी के बाद एक एच आ रहा है, 1। एक एच। यहाँ पे जो टी के बाद कोई एच आ रहा है क्या? नो। सर हमें एच के बाद टी देखना है ना। टी के बाद एच देखना है ना, टी फॉलोज अ हेड, टेल फॉलोज अ टी हेड। फॉलो कर रहा है तो सर टेल बाद में होगा ना फिर। नहीं, टेल पहले होगा, हेड बाद में होगा। फॉलो फॉलो जो करता पीछे रहेगा ना, अगर आप किसी को फॉलो करोगे, किसी का पीछा करोगे, आप आगे रहोगे पीछे रहोगे? ठीक है, पीछे। पीछे। तो टी फॉलो कर रहा है हेड को, तो टी पीछे रहेगा ना। यहाँ पे 1। एक बार है ना, अरे बोलो। यस सर। यहाँ पे भी एक बार। आप देखोगे टी एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0,1। अंडरस्टूड? बताओ। यस सर। अब बोला इसका मीन और वेरिएंस पे निकालना है, तो पहले फ्रीक्वेंट हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देंगे। एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या, 0,1। अब x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/8. और x इक्वल टू 1 की? 4/8। 4/8. वेरी गुड। अब मीन निकल जाएगा, मीन Yes sir. dx मतलब मीन ही होता है, समेशन xi इंटू पी आई। xi को pi से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 4/8 ही आएगा, दैट इज 1/2, है ना? यस सर। Yes sir. और वेरिएंस का फॉर्मूला भी देखो, अब 2025 का क्वेश्चन है आपके सामने, छोटी सी चीज थी, ढंग से बस कंसंट्रेट होकर ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कुछ भी नहीं था। वेरिएंस का फॉर्मूला था e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। e ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब xi स्क्वायर इंटू पी आई, 0 स्क्वायर इंटू 4/8। अभी तो मैं इतना डिटेल में लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में बहुत फास्ट करना है, ऐसा नहीं कि इतना धीरे धीरे लिखोगे, ये सब समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। यहाँ पे वापस 1/2 आएगा, कितना हो जाएगा ये, 1/4। क्लियर है? आपको क्या Yes, पूछा था, 64 इंटू म्यू प्लस म्यू सिग्मा स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, 48. 48। अंडरस्टूड एवरीवन? yes sir. यस। अब लास्ट टॉपिक है बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बर्नौली ट्रायल एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। Put the heading everyone, Bernoulli trial and binomial distribution। अभी थोड़ा सा अलग है, स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन धीरे धीरे हो, इसका रिजल्ट ही आपको याद रखना, और कुछ भी नहीं। पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको बस हर क्वेश्चन में जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो अप्लाई करना है, वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि रैंडम वेरिएबल और बर्नौली ट्रायल ये ऐसे टॉपिक है जहां से
जो मतलब ज्यादातर केसेस में 90% केसेस ऐसे हुए कि जहां पे इससे क्वेश्चन इजी ही आया है। तो रैंडम वेरिएबल और बर्नौली ट्रायल ये तो आप छोड़ना मत। बाकी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन का टफनेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है बाकी कॉन्सेप्ट में, लेकिन इन दो क्वेश्चन में आप आसानी से कर सकते हो। अब बर्नौली ट्रायल का मतलब क्या होता है समझो। जैसे मान लो कॉइन है, इसको 10 बार उछाला गया। अब ज्यादातर केसेस में आप देखो कि बर्नौली कहां पे अप्लाई होगा, जब कोई भी एक इवेंट को ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट किया जा रहा है। नंबर ऑफ ट्रायल मतलब जो ट्रायल है वो बहुत बार हो रहे हैं, 10 बार 20 बार 100 बार, मतलब एक ही चीज को बार बार कराया जा रहा है। और भी कंडीशंस होती है जहां पे बर्नौली और बाइनोमियल थ्योरम का यूज होगा। तो एक एग्जांपल समझते हैं इसको। एक कॉइन को मान लो 10 बार उछाला गया। अब हाँ, सैंपल स्पेस में तो बहुत सारी चीजें आएगी। कितनी आइटम आएगी बताओ? सैंपल स्पेस में कितने? 2 की पावर 10। 2 की 2 की पावर 10। जब आपको याद है 3 बार कॉइन को उछालते हैं तो 8 आउटकम आते हैं 2 की पावर 3। तो 10 टाइम उछालोगे तो बहुत लंबा थोड़ा सैंपल स्पेस आएगा, है ना? क्या 1024 है ना? आपका क्या है, जब आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ऐसे करते करते 2 की पावर 10 आ जाएगा, वो तो चलो आपको पता है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड, या फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 7 हेड। तो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। आई बात समझ में? क्वेश्चन की वैरायटी क्या है इस टॉपिक में कि कॉइन को मान लो 10 बार उछाला गया तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 हेड। इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है? 5 हेड का मतलब 5 बार हेड और 5 बार टेल है ना? बोलो 10 बार उछालोगे तो 5 हेड में क्या क्या चीज आएगी? यही तो आएगी कि 5 बार हेड आ रहा है 5 बार। अच्छा ऐसे कितने होंगे? अब यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो पीएनसी का, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5H एंड 5T। 5H और 5T को कितने होगा? 5H और 5T को अरेंज करने का तरीका, इन 10 लोगों को आपस में अरेंज करने का तरीका बताओ क्या होगा? बोलो इन 10 मेंबर को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल है ना? यस सर। Yes, है sir. ना? Yes, जो sir. जितनी बार रिपीट करता है Yes, उसके sir. फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये ऐसे इतने नंबर बनेंगे, नंबर ऑफ मतलब इतने नंबर आ जाएंगे आपके पास कि 5 हेड की कितनी पॉसिबिलिटी है, ये सारी पॉसिबिलिटी। खैर वो सब डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से 6 हेड, इसी तरह से बाकी चीजें भी आ जाएगी। लेकिन अब सोचो आप ऐसा अगर पूछेंगे तो ऐसा तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो कोई ना कोई एक शॉर्ट तरीका यहाँ पे निकालना पड़ेगा जिसके कारण क्वेश्चन का आंसर मेरा आसानी से आ जाए। तो वो शॉर्ट तरीका निकालने के लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। अच्छा ये वाला फॉर्मूला तभी हम अप्लाई करेंगे जब बर्नौली ट्रायल, और बर्नौली ट्रायल क्या होता है वो हम सीखते हैं। ठीक है? अब देखो अगर एक कॉइन को उछालते हैं तो हमारे पास 2 तरह के आउटकम आते हैं, हेड और टेल। अब उसमें से किसी एक को आप सक्सेस मानोगे और बचे हुए को फेलियर मानोगे। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि बाइनोमियल का अगर मैं यूज कर रहा हूं बर्नौली ट्रायल में तो तभी यूज हो सकता है कि आपके एक्सपेरिमेंट ऐसे होने चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट में जो भी नंबर ऑफ ट्रायल है, हर ट्रायल का सिर्फ 2 ही आउटकम होने चाहिए, 2 ही तरह के आउटकम होने चाहिए। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सुनना ध्यान से, बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट है उनके 2 ही तरह के आउटकम होने चाहिए। उसी वेरायटी के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। उसमें मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है उनमें 2 ही तरह के आउटकम होने चाहिए, या तो सक्सेस या तो फेलियर। अंडरस्टूड? एक को हम सक्सेस बोल देंगे क्वेश्चन के हिसाब से और बचे हुए को फेलियर बोल देंगे। जैसे कॉइन को उछाला तो यहाँ पे 2 ही तरह के आउटकम है, कोई एक इसमें से कोई एक सक्सेस होगा, बचा हुआ फेलियर हो जाएगा। अच्छा और क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन तो क्या, बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे लगेगा सुनते जाओ। पहली कंडीशन, हर ट्रायल के 2 ही तरह के आउटकम होने चाहिए, पहली चीज। सेकेंड चीज, नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट होने चाहिए, 5 10 15 20 100, मतलब ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट ट्रायल, फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। थर्ड चीज,
हर ट्रायल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब पुराने वाले ट्रायल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब मैं अगर कॉइन को 10 बार उछाल रहा हूँ तो जब मैं 6ठी बार उछालूंगा तो वो पीछे वाले पे डिपेंड नहीं करेगा पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब हर जितने भी आप नंबर ऑफ ट्रायल करोगे, फिर नंबर ट्रायल मतलब जितनी बार भी उस कॉइन को उछालोगे या जितनी बार भी उस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म करोगे, हर एक्सपेरिमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई भी पुराने वाले पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है जहां पे हम बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, आगे जाके लिखूंगा। ठीक है, हाँ। तो 4 टाइम टॉस करो तो मतलब 4 ट्रायल, जितनी बार नंबर ऑफ टॉस करोगे उतने नंबर ऑफ ट्रायल बोलते हैं इसको। n टाइम टॉस करोगे तो n ट्रायल। ठीक है, तो ट्रायल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। इसकी कंडीशन क्या क्या है? देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, पहली बात जो मैंने बताई थी आपको। द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, तभी तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B, याद आ रहा है? और 3 अगर बार होगा तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का फॉर्मूला क्या बनेगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C। एवरी ट्रायल शुड हैव एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, आइदर सक्सेस और फेलियर, दो ही तरह के आउटकम होने चाहिए। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ, और हर ट्रायल में ऐसा नहीं कि हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे हेड को मैं 5 बार उछालू या 6 बार उछालू या 10 बार उछालू, हर बार हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 1/2। ऐसा नहीं होना चाहिए अलग अलग ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अलग, फेलियर की प्रोबेबिलिटी अलग। हर ट्रायल में सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम ही आनी चाहिए। सिंपल है, 4 कंडीशन। क्या कंडीशन समझ में आई आपको? क्या मतलब है इनका एवरीवन? ठीक है, ये 4 कंडीशन अगर है तो हम बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बहुत आसान फॉर्मूला आ जाएगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी लेंदी हो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक डाई है मान लो, उसको थ्रो किया गया। अब मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या डिफाइन कर रहा हूँ? इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो क्या ये मेरा बर्नौली में आ सकता है या नहीं आ सकता? सर आ सकता है। आ सकता है, क्योंकि आपका जो भी आउटकम आएगा, जो भी आउटकम आएगा वो इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो ऑड या तो इवन, है ना? तो किसी एक को हम सक्सेस बोल देंगे, बच्चे हुए को क्या बोल देंगे? फेलियर। क्वेश्चन में दे देंगे आपको किसको सक्सेस किसको फेलियर बोलना। और आप जितनी बार भी थ्रो करो हर बार वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, है ना? और इवन के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। उसको हम जनरली डिनोट करते हैं पी से, याद रखना। सक्सेस को डिनोट करूंगा स्मॉल पी से और फेलियर को डिनोट करूंगा स्मॉल क्यू से। अंडरस्टूड? यस Yes. और तो हमेशा फेलियर और सक्सेस की टोटल सम हमेशा 1 आएगा। P प्लस क्यू का वैल्यू हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखना। P प्लस क्यू, ये वाला रिजल्ट बाय डिफॉल्ट सबके लिए ट्रू है। P प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 1। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको भी समझते हैं, इसी एग्जांपल से समझते हैं। कि एक डाइस को आपने थ्रो किया गया और उसमें आपने बोला कि 2 तरह की मैं चीजें देख रहा हूँ, ऑड और इवन नंबर। एक रैंडम वेरिएबल मान लो और डिफाइन किया x सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 सक्सेस। सक्सेस किसको माना मैंने? गेटिंग एन इवन नंबर। एक सेकंड, इन्होंने कौन सा एग्जांपल लिया? रुको, छोड़ो, एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा, सुनो ध्यान से। देखो, a coin is tossed 3 times। क्वेश्चन लिखो सब लोग। A coin is tossed, रुको एक काम करते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया एवरीवन? यस सर। Yes, sir. एनसीईआरटी का बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन था, वही वाला मैं डायरेक्टली लेता हूँ, उसमें समझना ज्यादा आसान है। तब तक एक काम करो आप लोग, ये कंडीशंस उतारो, तब तक मैं क्वेश्चन निकाल के, ये कंडीशन उतारो अपनी अपनी कॉपी में। प्रोबेबिलिटी, और वो ये भी लिख देना P प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 1। सक्सेस मतलब P, फेलियर मतलब स्मॉल q, एंड P प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 1। ये सारी चीजें उतारो। ये एनसीईआरटी में है ना इस साल के, डिलीट तो नहीं हो गया? डिलीट ही मार दिया शायद। हाँ डिलीट हो गया। ठीक है रुको, पिछले साल के एनसीईआरटी।
वो भी लिख लेना, p प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, सारी चीजें लिख लो। n इज द नंबर ऑफ ट्रायल, ये भी लिख लेना, स्मॉल n इज नोन एज नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, लिख लिया सबने यहां तक? बोलो। ठीक है, अब एक मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। आपकी इस साल की शायद एनसीईआरटी में नहीं है, पिछले साल लास्ट टू लास्ट ईयर था, इस बार डिलीट हो गया होगा। एक बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान से। सुनो ध्यान से, देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, वही वाला एग्जांपल लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स and success is getting head, हेड आना सक्सेस है मान लो, ठीक है। अब इसके लिए मुझे मान लो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, इसके लिए मान लो मुझे एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, तो सुनो ध्यान से। एक्स क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आप रैंडम वेरिएबल डिफाइन करो, एक्स नंबर ऑफ हेड। रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन होगा, एक्स क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ हेड। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी? 0 1 2 3। 0, 1, 2, 3 आया ना? यस। आप सुनो ध्यान से, अच्छा सैंपल स्पेस में आपको पता है ये क्या क्या होगा, 8 एलिमेंट आ जाएंगे, है ना? यस। x इक्वल टू 0 के लिए क्या मतलब x इक्वल टू 0 का? मतलब तीनों बार तीनों टेल है। तीनों बार क्या आ जाए? टेल। अच्छा, सक्सेस मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या मानेंगे अपन? p। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या मानेंगे? 1 माइनस p। हाँ, 1 माइनस p मान सकते हैं या फिर q। अब तीनों बार टेल आए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? t इंटू टी इंटू टी, तो क्या आ जाएगा? q इंटू क्यू इंटू क्यू, क्यू का होल क्यूब, हाँ है ना? सही है। अच्छा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब एक बार हेड आए, तो एक बार हेड वाले क्या क्या होंगे? हेड टेल टेल टेल, या तो ये होगा या फिर टेल टेल हेड। टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, है ना? ये 3 पॉसिबिलिटी है, क्लियर है? यस सर। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो जाएगी? इसकी क्या आएगी? p इंटू क्यू स्क्वायर प्लस p इंटू क्यू स्क्वायर प्लस p इंटू क्यू स्क्वायर, तो बताओ क्या आएगा? 3p इंटू क्यू स्क्वायर, है ना? क्लियर है? यस सर। अगला मानो x इक्वल टू 2 की, x इक्वल टू 2 का मतलब 2 बार हेड आ जाए, तो 2 बार हेड में क्या क्या आएंगे? हेड हेड टेल। हेड हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, हेड। टेल हेड हेड। तो हेड हेड मतलब p स्क्वायर इंटू क्यू, तो ये क्या आ जाएगा? 3p स्क्वायर इंटू क्यू आ जाएगा, सबका एडिशन बोलो। यस सर। और लास्ट x इक्वल टू 3 के लिए हेड हेड हेड, इसका आंसर क्या आ जाएगा? p का होल क्यूब। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या है? 3 है। नंबर ऑफ ट्रायल n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3। तब मेरी अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाऊंगा यहाँ पे इस रैंडम वेरिएबल x के लिए, मैं आपको विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो दिखेगा कैसा। x की पॉसिबल वैल्यू आपने क्या क्या लिख दी? 0, 1, 2 और 3 भी, सॉरी।
0,1,2,3। x इक्वल टू 0 पे जो आंसर आया वो आपका आंसर कितना आया? क्यूब, तो होल क्यूब। फिर कितना आया? 3 q² इंटू पी। फिर कितना आया? 3q इंटू पी स्क्वायर। और लास्ट कितना आ गया? p का होल क्यूब। अंडरस्टूड? अब बेसिकली Yes. यहाँ पे जो चार टर्म आई है, ये जो चार टर्म है ये बेसिकली क्या है? q प्लस पी का होल क्यूब के बाइनोमियल एक्सपांशन की ही टर्म है ना? Yes, ये जो sir. चार टर्म है ये q प्लस पी का होल क्यूब की ही तो टर्म है। आप देखो q प्लस पी का होल क्यूब क्या आएगा? nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई की पावर 2 प्लस nc3 ncn p का होल क्यूब। देखो ध्यान से, ये जो चार टर्म आ रही है ये a प्लस बी के होल क्यूब की ही तो टर्म है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. यहाँ से आपने देखो बहुत अच्छी चीज डिराइव कर ली है Yes. कि एक कॉइन को जब मैं n बार उछाल रहा था तो उसके रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू 0 1 2 3 आ गई। तो x इक्वल टू 0 का जो टर्म आया वो उस बाइनोमियल एक्सपांशन का फर्स्ट टर्म आ रहा है। x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है? उस बाइनोमियल एक्सपांशन का सेकंड टर्म। x इक्वल टू 2 पे उस बाइनोमियल एक्सपांशन का थर्ड टर्म। और x इक्वल टू 3 पे उस बाइनोमियल एक्सपांशन का फोर्थ टर्म। उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो ये जो पहला टर्म है, सॉरी ये जो पहला टर्म है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 0। ये क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 1। अंडरस्टूड और नॉट? ये क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2। और ये हो गई प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरह से अगर मैं आपको पूछता हूं, अगर जनरलाइज वे में अगर हम ऐसे डील करें इस चीज को, तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू r क्या होगा? x इक्वल टू 0 पे ही आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे ही आ रहा है, x इक्वल टू 3 पे ही आ रहा है, x इक्वल टू 2 पे ही आ रहा है। तो x इक्वल टू r पे होगा, मान लो n नंबर ऑफ ट्रायल है तो n c r q की पावर n माइनस r इंटू p की पावर r। क्या इस बात से एग्री करते हो? बाइनोमियल जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल ये इस तरह से आता है, हाँ, है ना? Yes, sir. प्रोबेबिलिटी Yes, फॉर sir. x इक्वल टू r क्या आ जाएगा? जैसे यहाँ पे देखो x इक्वल टू 0 पे क्या है? nc0। x इक्वल टू 1 पे क्या है? nc 3c1 3c2 3c3। वैसे ही अगर मैं, जैसे यहाँ पे 3 बार उछाला गया, वैसे ही अगर मैं n बार उछालूंगा तो x इक्वल टू r की प्रोबेबिलिटी क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ? बोलो। मुझे Yes, sir. ज्यादा यहाँ पे तो तीन बार था तो आपने एक एक करके निकाल लिया, इसमें आपको दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अगर 10 बार उछालूंगा तो क्या मैं एक एक का सैंपल स्पेस लिख सकता हूँ क्या? बहुत लेंदी हो जाएगा ना वो। समझ पा रहे हो? एक कॉइन को जब आप Yes, 10 बार sir. उछालोगे तो उसका सैंपल स्पेस कितना लेंदी जाएगा। उसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा मतलब 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, एनसीआर क्यू की पावर एन माइनस आर इंटू पी की पावर आर। लिखो इस चीज को। अंडरस्टूड और नॉट? यही मैं एग्जांपल देके आपको समझा, ये पूरा कॉन्सेप्ट डिराइव होता है यहाँ पे। तो अगर इसी तरह से एक कॉइन को 10 बार उछालेंगे, एक कॉइन को मान लो 10 टाइम्स उछाल रहे हैं, तो 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10c4 q की Q पावर raised 6 to the power 6 P raised to the power 4. जहाँ पे p आपका सक्सेस है, q आपका फेलियर है। अब ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी बाइनोमियल वाला हो। बर्नौली ट्रायल जिसका बाइनोमियल आपको, तो यहाँ पे आपको रैंडम वेरिएबल ढंग से डिफाइन करना पड़ेगा। कैपिटल एक्स अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, फिर आपसे क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अंडरस्टूड? और Yes, आपको sir. ये भी देखना पड़ेगा कि सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p और फेलियर की प्रोबेबिलिटी q। और ध्यान रखना q प्लस p है, इसके एक्सपेंशन में आप ध्यान रखो q प्लस p की पावर n, q प्लस p की पावर n, ये आपका एक्सपेंशन होगा। अंडरस्टूड? यस और नो? q प्लस p Yes, की sir. पावर n के एक्सपेंशन के सारे टर्म आपके होंगे। यहाँ पे इन्होंने इस एग्जांपल से भी इसको समझा रखा है, लेकिन ये छोड़ दो इसको। x इक्वल टू r का आपका फॉर्मूला हो जाएगा ncr p की पावर r q की पावर n माइनस r। ठीक है, चलो करो।
हाँ कर रहे हो ट्राई? Yes, sir. यस सर। डाई को 6 बार उछाला गया है। इफ गेटिंग एन ऑड इज अ सक्सेस, ऑड नंबर आना सक्सेस है, तो इवन आना फेलियर होगा। अच्छा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6. है 3/6. हाँ 1/2, 3/6। तो फेलियर 1/2. तो पी पता है, क्यू पता है, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? बोलो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? सर 6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। तो बताओ क्या फॉर्मूला आएगा? 6C5 Q raised to power 1 P raised to the power 5. Q raised to power n minus r into P raised to power r. Everyone agree? अच्छा। Yes. क्या टफ दिख Yes. रहा है क्या आपको? फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है ढंग से, हाँ है ना? Yes. बोलो। अब ये क्वेश्चन आ सकते हैं जेई में। इस बार के जेटी से डिलीट हो गया, लेकिन फंडामेंटल ध्यान रखना। क्यू और पी दोनों ही सेम है, तो 1/2 की पावर वो कितना हो जाएगा टोटल? 6। 5 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 6 इंटू 1/2 की पावर 6। क्लियर? सर पी और क्यू हर बार सेम रहेंगे क्योंकि सर दो ही आउटकम्स आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना। बायस कॉइन आ गया तो आपको बता देगा भाई, बायस कॉइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 70% है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 30%, तो वहां चेंज हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं सेम ही है, अलग अलग भी आ सकता है। क्लियर है? बस टोटल सम 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आपको हो सकता है हमारा एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब बोलो। 6. सर सारे ऑड भी आ सकते हैं लेकिन कम कम से से कम 5 कम एटलीस्ट 5 का मतलब क्या है? कम से कम 5 सक्सेस आनी चाहिए। कम से कम 5, 5 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सर। यहाँ पे क्या क्या आएगा? x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6, क्योंकि मैक्सिमम तो 6 ही हो सकता है, हाँ है ना? एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 मतलब कम से कम 5, कम से कम 5 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 5 का तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, 6 का निकाल के ऐड कर दोगे, हाँ है ना? यस सर। 6 का क्या आ जाएगा? 6c6 1/2 की पावर 6, तो आ जाएगा 7 इंटू 1/2 की पावर 6। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। एटमोस्ट 5 सक्सेस, एटमोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू 5। ये कैसे निकालेंगे? इसमें क्या क्या आएगा? So 1, 2, 3, 4, 5. 1 से लेके 5 तक, तो क्या पांचों ऐड करने पड़ेंगे या और कोई तरीका भी है? Sir, 1 minus P. इवन को नहीं मान सकते हाँ, इस बार टोटल हम। का सम 1 होगा, तो 1 में से कौन सा जो नहीं आ रहा वो माइनस कर दो। कौन सा नहीं आ रहा? 6 वाला नहीं आ रहा है ना? टोटल का सम कितना होगा? 1, तो 1 में से वो माइनस कर दो जो वाला चीज नहीं आ रहा, तो 6 वाला माइनस कर दो। 6 वाला कितना आएगा? ये भी निकाला हुआ ये। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है, कर लोगे ना? Yes, sir. यस सर। करो ट्राई।
हो गया क्या? ये कर रहे हो अभी? हो गया सर। सबने कर लिया अटेम्प्ट? Yes, sir. क्या यस आंसर? सर। 25 by 2 school. बाकी लोग बताओ। अब सुन लो ध्यान से क्वेश्चन को। अ पेयर ऑफ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, 4 बार। पेयर ऑफ डाइस को 4 बार थ्रो किया जाता है, ध्यान रखना। पेयर ऑफ डाइस को 4 बार थ्रो किया जाता है। एक बार थ्रो, 2 बार थ्रो। एक बार थ्रो करने पे ये सारे आउटकम आएंगे। इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, तो डबलेट कितने अच्छे, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/36। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? गेटिंग अ डबलेट मीन सक्सेस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/36। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/6। ये एक ट्रायल की बात हो रही है। जब आप एक बार उछालोगे तो पी पता है, क्यू पता है, 4 बार उछाल रहे हैं। और अब आपको बाकी दिमाग मत लगाओ, पी पता है, क्यू पता है, एन पता है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो बस। बाकी ये मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ज्यादा डिटेल डेप्थ में जाओगे विजुअलाइज करने के चक्कर में तो और समय बर्बाद होगा। आप बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो। क्या पूछा? x = 2, है ना? क्या पूछा? x = 2 के लिए तो फॉर्मूला में एक्स की आर की जगह 2 रख देंगे। बोलो, एन की जगह 4 और आर की जगह 2 आ जाएगा। एन की जगह 4, आर की जगह 2 आ जाएगा। वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, करो ये। अगर किसी को डाउट हो, एनीवन, जो भी बच्चे जिसको डाउट हो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना खुद से।
हो गया या कर रहे हो अभी भी? तो हो गया। बता दिया करो आप लोग, हो जाए तो डिस्कस करें। ओके, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। अब देखो जैसे वर्ड विद रिप्लेसमेंट आया मतलब इंडिपेंडेंट आया ना, बोलो। और हमको इंडिपेंडेंट इवेंट ही चाहिए रहता है। फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कार्ड आर स्पेड, 3 कार्ड आर स्पेड, नन इज स्पेड। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में मेंशन है, बर्नौली है या बाइनोमियल है? बोलो, क्या यहाँ पे मेंशन है क्या कि बर्नौली का क्वेश्चन है या बाइनोमियल का क्वेश्चन है? आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि है कि नहीं है, पहले क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि सही बर्नौली का है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हर जगह फॉर्मूला अप्लाई करो। अभी टॉपिक पढ़ रहे तो आपको ये लग सकता है कि भाई अभी टॉपिक पढ़ा तो यही होगा। तो क्या यहाँ पे देखो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल है, इंडिपेंडेंट है, या ट्रायल के 2 तरह के आउटकम है, और यहाँ पे सक्सेस किसको डिफाइन करोगे, फेलियर किसको डिफाइन करोगे, रैंडम वेरिएबल क्या होगा? सर सक्सेस होगा स्पेड और फेलियर होगा नॉन स्पेड। हाँ, तो रैंडम वेरिएबल एक्स क्या होगा? नंबर ऑफ स्पेड इन 5 कार्ड्स। और हर सक्सेस आपने डिफाइन किया पी गेटिंग स्पेड एंड फेलियर नॉट गेटिंग स्पीड, है ना? तो क्या हर ट्रायल की 2 ही तरह के आउटकम होंगे? हाँ, है ना? बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बर्नौली बाइनोमियल होगा या नहीं होगा? सर होगा। ओके, क्या निकालना था? फर्स्ट पार्ट ऑल 5 आर स्पेड, मतलब x इक्वल टू 5। इसके लिए अपन को पहले सारी चीजें चाहिएगी। n नंबर ऑफ ट्रायल 5, नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो जाएगा? 5। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताओ। 1/4। स्पेड मतलब टोटल कितने स्पेड होते हैं? 13। और फेलियर आ जाएगा 1 माइनस पी से। एन पता है, पी पता है, क्यू पता है, जिसके लिए भी फॉर्मूला पूछे अप्लाई कर दोगे। 5c5 क्यू की पावर 0 पी की पावर 5। 5c5 1 होता है, 1/4 की पावर 5। x इक्वल टू 4 के लिए 5c4 क्यू की पावर 1 पी की पावर 4। फिर आपको 3 पूछा था, सॉरी। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? 5c3 क्यू की पावर 2 पी की पावर 3। अंडरस्टूड एवरीवन? नन इज स्पेड मतलब थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 0। बस फॉर्मूला अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपका, जैसा कि मैंने आपको 10 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि 30 तारीख को आपका 12th का फुल सिलेबस टेस्ट है, याद है ना? हाँ, है ना? बाकी लोगों को आवाज आ रही है कि Yes, sir. ये दे सर रहे उसके हो? बाद आप यस सर। सर उसके बाद जो आपने कुछ दिया था पीवाईक्यू, सर उसके डाउट ले रहे हो आप? डाउट उसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रहे हैं ना। अगर आपको पहले सॉल्यूशन समझ के देख लो, तो नहीं समझ में आता है तो सॉल्यूशन
आप नहीं डाउट आया था डिस्कशन, सर। हाँ तो सैटरडे को पूछ लेना। अभी मैंने इसलिए 2 दिन का टाइम दिया ना, कल शाम तक का टाइम दिया, 2 दिन का टाइम दिया उसको अटेम्प्ट करने का। जिसका अगर वो हो गया है तो मैं एक अवंती का पेपर और वहाँ पे अपडेट करूंगा, लास्ट ईयर का 12th का फुल सिलेबस। तो जिसने अगर वो वाली पूरी अटेम्प्ट कर ली तो सेकंड पेपर वो वाला अटेम्प्ट कर लेना। क्लियर है? इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों होंगे। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। संडे से पहले पहले जो जो भी चैप्टर आपने किए हैं उन सबका फॉर्मूला रिवीजन तीनों सब्जेक्ट में ढंग से कर लेना। कोई भी बच्चा टेस्ट में एब्सेंट नहीं होगा, चाहे कैसा भी रीजन हो, कोई भी कैसा भी काम हो, कुछ भी हो, आपको टेस्ट कंपलसरी देना है सबको। जो बच्चे दिल्ली के हैं उनको कंपलसरीली ऑफलाइन जाके देना है। आपके लिए वो सेंटर अरेंज किया जाता है, उस सेंटर में सब कुछ फैसिलिटी लेनी पड़ती है। ठीक है, टीचर्स भी आते हैं वहाँ पे। इस बार आपके खुशबू मैम भी आएंगे, तो वो भी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जेई पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट के 1 मंथ में क्या क्या ध्यान रखना रहता है उस पर वो डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे आप उनसे थोड़ा टिप्स भी ले सकते हो केमिस्ट्री के लिए, बाकी चीजों के लिए। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर भी कर सकते हो। तो जो दिल्ली वाले बच्चे उनको तो ऑफलाइन जाना ही है। वो कोई भी बिना इन्फॉर्म किए बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेगा। अदरवाइज दिसंबर के जो रिवीजन बैचेस में उसको मैं आपको अलाउड ही नहीं करूंगा अगर आप अपनी मन मर्जी से छुट्टी लोगे बिना इन्फॉर्म किए। पहली बात तो छुट्टी लेनी नहीं है, लेकिन अगर आपने छुट्टी भी ले ली और इन्फॉर्म भी नहीं किया फिर तो आप उस बैच में मैं रखने नहीं वाला हूं ऐसे बच्चों। और अब आपके आगे वाले हर मॉक टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बहुत सीरियसली देना है। अभी भी कुछ बच्चे, जैसे भाई मैं कल आज ही हम लोग देख रहे थे आपके रिपोर्ट्स, तो कुछ बच्चे अगर 2 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, 1 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अब तक जो होना था वो हो गया। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे ही बैठोगे। अगर आप 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटा बैठ के दे रहे हो मतलब एब्सेंट ही कहलाएगा। आपको 3 घंटे बैठने की आदत डालनी है। अटेम्प्ट रेट एक्यूरेसी पे इंप्रूवमेंट करना है। 1.5 घंटा बचा हुआ है तो उसमें चेक कर लिया करो, कुछ भी नहीं आ रहा था एटलीस्ट जो क्वेश्चन किए उनको क्रॉस चेक कर लो, ताकि आपका एक्यूरेसी अच्छा रहे। इसके अलावा आपको पूरा पेपर ढंग से अटेम्प्ट करना है और स्ट्रेटेजी अभी डेवलप कर लो। अब आपके पास ज्यादा पेपर बचे नहीं है, मुश्किल से 7 या 8 पेपर ज्यादा से ज्यादा होंगे फुल सिलेबस पेपर। उन 7 से 8 पेपर में ही आपको अपनी फाइनल स्ट्रेटेजी डिसाइड करने की, फाइनल जिस दिन आप पेपर देने जाओगे आप कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सारी सर। बात समझ? इसके अलावा आपको एक तो ये ध्यान देना कि भाई फाइनल स्टेज उसमें अप्लाई कर देना। सेकेंड, पेपर में कोई एब्सेंट नहीं होगा और है ना, हर पेपर की तैयारी पहले से स्टार्ट होगा। ज्यादातर फुल सिलेबस पेपर ही होंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा। 3 घंटे का पेपर है, पूरा 3 घंटे बैठना है मतलब बैठना है। आदत नहीं डलेगी तो आपके फाइनल एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत आएगी। हर पेपर के बाद प्रॉपर एनालिसिस करना कि क्या गलतियां हो रही है, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो जिस दिन आपको अगर गलती का पता नहीं चलेगा आपका डिमोटिवेशन रहेगा जिस दिन आप जेई का एग्जाम देने जाओगे। और पहले से पता रहेगा कि इन पिछले 10 टेस्ट में मैंने ये गलतियां करी है, तो जब आप फाइनल जेई का एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं ये गलतियां मुझसे हो गई, अब मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा। अच्छा, मैंने आपको फिर पहले भी बताया था कौन से सब्जेक्ट से पहले चालू करना चाहिए या फिर कैसे स्टार्ट करना चाहिए पेपर। सर केमिस्ट्री। क्यों ऐसा क्यों? केमिस्ट्री थोड़ी इजी सबके लिए केमिस्ट्री इजी है क्या? होती है। ठीक है, देखो एक सजेशन मेरा है, उसको एक बार अप्लाई करके देखना। अगर आपके लिए सूटेबल हो तो वो भी आप कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट है ना, तीनों में से एक सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग होगा, एक सब्जेक्ट काफी वीक होगा, एक सब्जेक्ट मीडियोकर होगा ऐसा? यस सर। 3 लेवल होंगे ना, एक स्ट्रांग, एक मीडियम में और एक बहुत जिससे आपको डर लगता है, फिर जिसके लिए आपको नंबर कम आते हैं। तो एक अच्छा सजेशन ये होता है पेपर अटेम्प्ट करने का कि आप मीडियोकर सब्जेक्ट से स्टार्ट करो पेपर। इससे स्टार्ट करो जो मीडियोकर है। इसके 2-3 प्लस पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, जैसे अगर आप बोल रहे हो केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग है, और फॉर एग्जांपल आपकी शिफ्ट में केमिस्ट्री ही टफ आ गई, कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है केमिस्ट्री टफ आ गई
और केमिस्ट्री आप मान के गए थे भाई केमिस्ट्री में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, जेम्स बॉन्ड हूँ, और केमिस्ट्री पता चला किस्मत की टफ आ गई, जो जिसको आप टफ मान के गए थे वो इजी आ गई। तो अगर केमिस्ट्री टफ, अगर आपको पता नहीं चल रहा केमिस्ट्री टफ है, लेकिन आपको पता है कि भी मेरा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो आपका डिमोटिवेशन हो जाएगा खतरनाक वहां पे, है ना। अच्छा, जो चैप्टर ज्यादा टफ है उससे स्टार्ट करोगे तो भी दिक्कत है। स्टार्टिंग में आपका, स्टार्टिंग में क्या एनर्जी रहती है, थोड़ा स्पीड रहता है, मोमेंटम रहता है। हाँ, मीडियोकोर में पेपर कैसा भी है, आपका उस मीडियोकोर सब्जेक्ट के लिए माइंड स्टेबल रहेगा, टफ या आसान से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो मीडियोकोर सब्जेक्ट है। अगर क्वेश्चन होंगे तो अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और नहीं भी होंगे तो आपको पता है ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है मुझे, है ना। तो ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा मीडियोकोर उससे करो, फिर आप इजी वाले सब्जेक्ट पे आ जाओ, लास्ट में फिर अपने टफ वाले सब्जेक्ट पे। लेकिन सब सब्जेक्ट को टाइमिंग बहुत प्रॉपरली बांटना है। केमिस्ट्री आपको अब कैसे भी करके स्पीड मेंटेन करके 40-45 मिनट में निपटानी ही होगी, नहीं तो मैथ्स होगा ही नहीं आपसे। तीनों सब्जेक्ट में आप बैलेंस बना के चलोगे तो ओवरऑल परसेंटाइल आपको बहुत अच्छा सुधर जाएगा। एक ही सब्जेक्ट, एक या दो सब्जेक्ट के भरोसे जाओगे, ओवरऑल परसेंटाइल डाउन हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। आप सोचोगे सिर्फ मैथ्स फिजिक्स कर, केमिस्ट्री फिजिक्स करके आ जाए, मैथ्स छोड़ देते हैं, एक आधा क्वेश्चन देख लेंगे, आपको ओवरऑल परसेंटाइल डाउन चल जाएगा। और वहीं पे अगर आप मैथ्स में 4 क्वेश्चन भी करके आ गए, 3 क्वेश्चन भी करके आ गए, फिजिक्स में 7-8 क्वेश्चन कर लिए, केमिस्ट्री में 10-12 क्वेश्चन कर लिए, तो ओवरऑल स्कोर प्रॉपर आ जाएगा। इसलिए पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी अपनी, आपको जो ज्यादा सही लगे आप उस पर स्टिक रहो। अभी हिट एंड ट्रायल कर सकते हो थोड़े दिन तक, हाँ ये चेंजेस वगैरह कर सकते हो, बाद में फिर चेंजेस नहीं होंगे। और एक बार जो फिक्स कर ली फिर उसको फॉलो करते जाओ अगले 5-6 टेस्ट तक। अभी जो भी गलतियां आ रही है उन गलतियों का एनालिसिस करो। अंडरस्टूड? यस सर। चलो ठीक है, आज इतने रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। अच्छा, पीवाईक्यू वाली वर्कशीट मैंने अपडेट कर दी है, प्रोबेबिलिटी की भी आपको अटेम्प्ट करना तो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। थैंक यू। ओके सर।